हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LCS क्लासेस। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन और इसमें पहला हेडिंग डालते हैं बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, लिखेंगे इसमें एन ऑर्डर्ड पेयर, an ordered pair is formed of two objects or elements in a given fixed order, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इफ यदि हमारे पास बच्चों दो सेट हैं, ठीक है, एक का एलिमेंट हम ए मान लेंगे, एक का एलिमेंट बी मान लेंगे। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए एंड बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेशन फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप थ्योरी से कम सीखोगे, जब इसके आप प्रैक्टिकल्स करोगे ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करोगे तो उसमें आप इसके बारे में ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो है ना, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी, ए का एक एलिमेंट है ए, बी का एक एलिमेंट है बी, तो ए कोमा बी क्या कहलाएगा? एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है 1,2 और एक सेट बी है 3,4। ठीक है, तो ए का मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1 और बी का एक एलिमेंट ले लिया 3, तो ये इसको अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कॉमा से सेपरेट करके, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दो ऑर्डर्ड पेयर तभी आपस में इक्वल हो सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर हमें कोई दो ऑर्डर पेयर दिए हुए किस तरीके से A1, V1 एक ऑर्डर पेयर दिया हो और अगर ये इक्वल है किसके? A2, B2 के, तो ऐसा तभी हो सकता है जब A1 इक्वल टू A2 हो एंड B1 इक्वल टू B2। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है, पहले वाले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के अगर इक्वल है और बाद वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के इक्वल है, आई बस में इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तो ये ऑर्डर पेयर भी क्या कहलाएगा? इक्वल कहलाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है 1,5 इक्वल टू x+1 y-1, ठीक, और हमसे क्या कह दिया गया? हमसे कह दिया गया ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं? इक्वल हैं। x y की वैल्यू बताइए। तो हमें पता है बच्चों दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। मतलब क्या हुआ भैया? 1 इक्वल किसके होगा? x+1 के, तो 1 इक्वेट कर देंगे x+1 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 1 0 आ जाएगी। इसी तरीके से 5 किसके इक्वल होगा? सेकंड वाले एलिमेंट के, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, y - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन ऑर्डर पेयर पे पूछे जा सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में? चलिए इसको जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिलेशन फंक्शन का हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर बच्चों हमें ए एंड बी कोई दो सेट दिए हुए हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? A क्रॉस B, है ना, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is the set of all ordered pair A, V where A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होती है? सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होती है जिसमें
जो ऑर्डर पेयर होंगे उनका जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सेट बी का होगा। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर दो सेट लिखे, ए सेट लिखा 1,2 और बी सेट लिखा 2,3। मुझे लिखनी है इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी, तो मैं इन दोनों से बनने वाले सभी ऑर्डर पेयर लिख लूंगा, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट ए का पहले इसको लॉक कर लेते हैं, इसके साथ बी के सारे पेयर्स लिखेंगे। तो 1, बी का एलिमेंट ले लेंगे 2, ये एक ऑर्डर पेयर बना, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। 1,3 ये दूसरा एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब हमने ए के पहले एलिमेंट के साथ बी के सभी एलिमेंट के ऑर्डर पेयर ले लिए, अब सेकंड एलिमेंट के साथ ले लो 2,2 और 2,3। ठीक है, तो बच्चों ये कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। याद रहे यहां पर अगर आपने क्रॉस से पहले ए लिखा है तो पहला एलिमेंट ए का आएगा और बाद में बी लिखा है तो दूसरा एलिमेंट बी का आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो बी क्रॉस ए। याद रखना बी क्रॉस ए से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। बी क्रॉस ए में जो पहला एलिमेंट आता है बच्चों वो वी सेट का आता है और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो ए सेट का आएगा। जैसे बी क्रॉस ए में अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो मुझे सभी ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें पहला एलिमेंट बी सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट ए सेट का होगा। तो यहाँ पर देखो बी सेट का एलिमेंट 2 है, 2 के साथ पेयर 1 का बना लो 2,1, 2 के साथ 2 का 2,2, 3 के साथ 1 का 3,1 और 3 के साथ 2 का 3,2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्रॉस ए, मतलब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट ए का, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे सब के सब ऑर्डर पेयर को अगर हम एक सेट बना के लिखेंगे तो वो बी क्रॉस ए कहलाएगा। इसी तरीके से ए क्रॉस बी क्या होगा, वो सभी ऑर्डर पेयर्स जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो, उन सभी ऑर्डर पेयर का जो सेट होगा उसको बोलेंगे ए क्रॉस बी, या ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बी एंड ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें एक बात और आप याद रखेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने दे रखे हैं, एन दे रखे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने दे रखे हैं, एम दे रखे हैं, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे, इनके एलिमेंट्स के आपस में प्रोडक्ट कर लीजिए एन इंटू एम। ठीक है, जैसे यहां पर हम देखें, यहां पर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में कितने एलिमेंट थे, 2, बी सेट में कितने एलिमेंट थे, 2, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, चाहे ए क्रॉस बी में देख लो या बी क्रॉस ए में देख लो, 4 एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस हो सकती है उसको बाद में देखेंगे। जनरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल और इसकी प्रॉपर्टीज, नोट करिए इसको जल्दी। यस, अब देखते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट पर बेस्ड है। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, सेट लेते हैं, ए कोई सेट लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और बी कोई सेट ले लिया 1 2। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे लिखनी है, मान लो मुझको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चों, पहला ए का एलिमेंट लेंगे ना, देखो पहले इसको फिक्स कर लो, पहले एलिमेंट को, इसके साथ बी के सारे एलिमेंट्स के पेयर बना लो, a,1 a,2। अब बी के साथ बना लो b,1 b,2। अब सी के साथ बना लो c,1 c,2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, इसके एलिमेंट कितने, 3, इसके 2, तो 3 दूनी 6 एलिमेंट होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। अगर आपको बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए आता है, बी क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी का एलिमेंट पहला फिक्स कर लो 1 है ना, क्योंकि बी क्रॉस ए में जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो बी का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा। ठीक है, तो बी का एलिमेंट 1 ले लिया, 1 ए, आई पास में 1 बी, इसके सारे एलिमेंट्स के पेयर बनाओ 1 सी। अब 2 के साथ 2 ए 2 बी 2 सी। क्लियर यहाँ तक, चलिए ठीक है। इसके बाद देखो दो एक एग्जांपल और देखते हैं। ए कोई ए सेट मान लिया हमने 1,2 और बी सेट मान लिया बच्चों 2,1। आप देख सकते हो दोनों सेट इक्वल हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट, और एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर से तो फर्क नहीं पड़ता, 1 2 है 2 1 है। आई बात समझ में, तो 2 सेट क्या है यहाँ पर, इक्वल है। अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, ए क्रॉस बी 1,2
1,1 2,2 ठीक है 2,1। अब अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं बी क्रॉस ए तो 2,1 2,2 1,1 1,2 ठीक है। अब देखो क्या ये दो सेट आपस में इक्वल है? जनरली हमने देखा ए क्रॉस है बी क्रॉस है आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन इस केस में देखते हैं तो देखो 4 एलिमेंट वो तो है ना। देखो अगर कोई भी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर चेंज भले ही आप उनका कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं होते है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने ही रहते हैं। अब हम यहाँ चेक करें क्या एलिमेंट भी सेम है, तो यहाँ पर है 1,2 ये रहा, इसी तरीके से 1,1 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो चारों एलिमेंट यहाँ पर सेम आए तो हमने क्या देखा भैया, हमारे इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर केस में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इक्वल हो गए। और हमने कंडीशन क्या ली थी, तो आप देख सकते हो कंडीशन थी ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। मतलब अगर दो सेट इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पर ए इक्वल टू बी है, तो उस केस में ए क्रॉस बी इक्वल होता है बी क्रॉस ए के। आए बस में ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के अगर दो सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है चलिए, तो देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आप ये याद रखेंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के इफ यदि ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो अगर ए इक्वल टू बी होगा, अगर ए इक्वल टू बी होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए के होगा। ठीक है, इसके बाद आप एक प्रॉपर्टीज की याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अभी देखो अगर हमारे पास ए और बी सेट में से कोई भी एक सेट क्या है, कोई भी एक सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगी, एम्प्टी होगी, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आने वाला। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखेंगे क्या, कि इफ यदि ए इक्वल टू 5, ए अगर 5 होगा, या और का मतलब या तो ऐसा हो सकता है या बी इक्वल टू 5 या बी इक्वल टू 5, भले ही दोनों भी एम्प्टी हो सकते हैं। अगर दोनों सेट में से एक भी सेट एम्प्टी हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा बच्चों, एक एम्प्टी सेट बनेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं ए सेट लिखूं 1,2 और बी सेट क्या लिखूं, बी सेट में कोई भी एलिमेंट ना लिखूं, एम्प्टी लिखूं। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो बच्चों ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो जब दूसरे सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर पेयर किसका बनाओगे भाई, कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकालना आपको आता है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या होते हैं, ए के एलिमेंट 2 इंटू बी के एलिमेंट 0, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 0 एलिमेंट। ठीक है, तो चाहे तो ए 5 हो जाए या बी 5 हो जाए या दोनों एम्प्टी सेट हो, उस केस में उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होती है, एम्प्टी होती है। ठीक है, और एक बात और आप याद रखेंगे क्या, इफ यदि इफ ए इज इनफाइनाइट, इफ ए इज इनफाइनाइट और बी इज इनफाइनाइट, देन ए क्रॉस बी भी क्या होंगे बच्चों, ए क्रॉस बी भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। मतलब अगर हमारे पास दो सेट हैं ए या बी, ए एंड बी, ठीक है, तो चाहे ए क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है, चाहे बी इनफाइनाइट सेट हो, अगर इन दोनों सेट में से एक सेट भी इनफाइनाइट सेट हुआ तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगी, एक इनफाइनाइट सेट बनने वाली है। आई बात समझ में, मतलब अगर दो सेट में से कोई भी, दोनों सेट की बात नहीं कर रहा मैं, दोनों सेट भी हो तो भी होगा, अगर कोई एक सेट भी इनमें से इनफाइनाइट हो गया तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखेंगे, इफ यदि ए एंड बी, ए एंड यहाँ पे मैंने और नहीं लिखा, ये कंडीशन दोनों के लिए है, मतलब बोथ, दोनों ही, ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, अगर ए एंड बी दोनों ही फाइनाइट सेट होंगे देन ए क्रॉस बी विल बी फाइनाइट, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अगर ए एंड बी दोनों के दोनों फाइनाइट सेट होंगे तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, जो सेट बनेगा इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से, वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। आई बात में नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से होता है। ठीक,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इन केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। तो पहला है बच्चों, अगर हमारे देखो हमारे पास कोई 3 सेट दिए हुए हैं, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। ठीक, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए की जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी से लेता हूं तो वो इक्वल आती है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरीके से ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसी तरीके से इसमें तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनता है ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो 3 तरीके के इसमें बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए। आगे इसमें एक नोट करके लिखेंगे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। क्या कि देखो, अगर हमारे पास 4 सेट हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी बी इंटरसेक्शन डी के। ठीक है, डी। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो 3 सेट मान लेते हैं, कोई ए बी एंड सी। ए का बच्चों एक एलिमेंट मान लेते हैं ए, बी का कोई एलिमेंट मान लेते हैं बी, और सी का कोई एलिमेंट मान लेते हैं स्मॉल सी। तो उस केस में अगर मैं इन तीनों को कॉमों से सेपरेट करके लिखता हूँ किस तरीके से, स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये कहलाता है एक ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जिस तरीके से आपने 2 एलिमेंट्स का पेयर बनाया था उसको क्या बोलते थे, ऑर्डर पेयर बोलते थे। 3 एलिमेंट्स का अगर आप पेयर बनाते, 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिखते हैं, है ना, इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होने वाले हैं वो ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म के होते हैं। ठीक, तो अगर मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, अगर मुझे इन तीनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट, कंडीशन लिखेंगे ए मस्ट बी एलिमेंट ऑफ ए, बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ बी, सी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ सी। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में सारे के सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स आते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, तीसरा एलिमेंट सी का होगा। इसको लिखते किस तरीके से हैं, है ना, कोई बात नहीं, अगर थ्योरी आपको कंफ्यूज करिए तो आगे एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। देखेंगे इसको लिखते किस तरीके से हैं। तो कोई एक एग्जांपल चुनते हैं, ए कोई सेट मान लिया हमने 1,2, बी कोई सेट ले लिया 2,3 और सी कोई सेट ले लिया मैंने 4,5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये 3 सेट मान लिए। मुझको इनका ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना है, मतलब मुझको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है ना, मतलब 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देखो पहले आप उसमें क्या फाइंड कर सकते हो, बी क्रॉस सी फाइंड कर लो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लिख लो। चाहे पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो पहले मैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो आपको लिखना आता है, इसका पहला एलिमेंट फिक्स कर लो 1,2, 1,3, 2,2, 2,3। ठीक है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करो बच्चों, सी के साथ करो। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ। तो अब क्या आएगा, ए क्रॉस बी देखो सी से पहले आ रहा है तो इसका एलिमेंट पहले आ जाएगा। अब इसके साथ इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट बन जाएंगे। तो 1,2 इसके पहले एलिमेंट को फिक्स कर लो, क्योंकि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लेनी, इसके पहले एलिमेंट को फिक्स कर लो। और क्रॉस किसके साथ करना है, सी के साथ, तो सी का एलिमेंट आ जाएगा 4। आई बात समझ में, इसको पहले को ऐसे लिखा रहने दो 1,2, 1,2 और इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अब 1,3 4 आ जाएगा, समझ गए होंगे ना, 1,3 5 आ जाएगा। अब 2,2 4 आ जाएगा, 2,2 5 आ जाएगा।
एंड 2,3 4 आ जाएगा, 2,3 5 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑर्डर ट्रिपलेट हो गए, जिसमें पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का है और तीसरा एलिमेंट किसका है बच्चों, सी का है। आई बात समझ में? तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट लिखूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, तो इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो हमारे वाले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, 2 गुणा 2 और उसमें भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 6 7 8। आई बात समझे? तो इस तरीके से हम एक 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। यस, आगे देखते हैं बच्चों। तो देखो अभी हमने 2 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट देख ली है, 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट देख ली है, और अगर हमें 4 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट दी हुई है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, 4 सेट के अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसमें एलिमेंट किस तरीके से होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ ए, बी बी एलिमेंट ऑफ बी, सी बी एलिमेंट ऑफ सी एंड डी बी एलिमेंट ऑफ डी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी जा सकती है। कितने भी सेट हों, मान लो हमारे पास n सेट है ना, n सेट मैंने मान लिए है ना, A1 क्रॉस एक सेट, दूसरा A2 क्रॉस A3 डॉट 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 AN, इनकी मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है, तो वो क्या हो जाएगा, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 AN सच दैट, कंडीशन क्या बनेगी, A1 जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का होना चाहिए, A2 मस्ट बी एलिमेंट ऑफ A1 का एलिमेंट, A2 का एलिमेंट, इसी तरीके से A3 एलिमेंट ऑफ A3 तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का होना चाहिए, इसी तरह nth एलिमेंट n सेट का होना चाहिए, इसी तरीके से AN बी एलिमेंट ऑफ AN। तो इस तरीके से हम कितने भी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद बच्चों देखते हैं आगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। ठीक है, चलिए तो देखो अगर हमारे पास कोई 2 सेट दिए हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, 2 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिखी है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ठीक है, ये सेट क्या होंगे, ए सेट लिख लिया हमने 1, 2 और बी सेट भी क्या ले लिया 1, 2। ठीक है, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। अब मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो देखो एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिखे, ए के एलिमेंट लिखे। ठीक है, तो इधर हमने क्या लिखे, ए के एलिमेंट लिखे और इस तरफ हमने लिखे बी के एलिमेंट। ठीक है, तो ये जगह 1, 2, 1, 2। ठीक, तो देखो ग्राफिकली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर देखो पहला ऑर्डर पेयर क्या है 1, 1, तो 1, 1, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट का आप नाम कैसे लिखोगे, देखो भाई पॉइंट कैसे लिखते हो, पहले एक्स कोऑर्डिनेट कोमा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1, 1 हो गया इस पॉइंट का नाम। इसी तरीके से अगर आप 1, 2 लिखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो ये पॉइंट आ गया, एक्स में 1 वाई में 2, ये पॉइंट को क्या होगा इसका नाम 1, 2। इसी तरीके से एक्स में 2 वाई में 1, एक्स में 2 वाई में 1, इस पॉइंट का नाम क्या बनेगा 2, 1। इसी तरीके से एक्स में 2 वाई में 2, इस पॉइंट का नाम कितना बनेगा बच्चों 2, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो चारों पॉइंट थे, जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के चारों एलिमेंट थे, उनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये हमने ये पॉइंट लगाए 1, 2, 3, 4 पॉइंट आए। पहला पॉइंट क्या 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, ये चारों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो इस तरीके से हम 2 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ए क्रॉस बी है ना, मैंने पहले चलो 2 सेट एज्यूम कर लिए। ए सेट क्या होता है, कोई 1, 2 और बी सेट होता मेरे पास 1, 2, 3। ठीक है, तो मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी को क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पहले सेट को मानेंगे 1, 2, ये एलिमेंट ले लो 1, 2, ये एक्स एक्सिस हो गई, इधर ये वाई एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस पे एलिमेंट बी के ले लेंगे 1, 2, 3। ठीक है,
अब देखो इनके जितने भी एक पॉइंट क्या बन सकता है इस पे, ये रहा 1,1, ठीक है, 1,2, 1,3, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कोमा वाई कोऑर्डिनेट 1,1, एक्स कोऑर्डिनेट कोमा वाई कोऑर्डिनेट 1,2, एक्स में 1 वाई में 3 1,3, ये हो जाएगा बच्चों 2,1 ऊपर 2,2, एक्स में 2 वाई में 3 2,3। तो ये मैंने 6 पॉइंट लगा दिए। ये 6 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 6 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट्स को। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो देख लो, बी में कितने 3, ए में कितने 2, तो 2 या 6 एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, इसको आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहाँ तक बच्चों थ्योरी खत्म हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर पेयर की और कार्टेशियन प्रोडक्ट की। हमारी एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, देखेंगे बच्चों, पहले एग्जाम्पल 1 अपनी बुक में देखिए आप, एग्जाम्पल 1 अपनी बुक में देखिए, पढ़िए इसको मेरे साथ। इफ यदि x + 1, y-2 इक्वल है 3,1 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको x एंड y की वैल्यू बतानी है। तो आप देख सकते हो ये एक ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो x + 1 को 3 से इक्वेट कर सकते हो, x + 1 = 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से y-2 = 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आई बात समझ में? आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे बच्चों। P हमें कोई सेट दे रखा है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, A, B, C। कोई सेट Q दे रखा है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है R। ठीक है, तो फ्रॉम द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल, तो क्या ये इक्वल होंगे? तो देखो वो हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि P = Q नहीं है, तो P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। और इसको हम दिखा भी सकते हैं, P क्रॉस Q निकालेंगे क्या हो जाएगा, A, R है ना, पहला एलिमेंट P का बनना चाहिए, B, R, C, R। ठीक है, और अगर मैं Q क्रॉस P फाइंड करूं तो R, A, पहला एलिमेंट Q का, दूसरा एलिमेंट P का, और सारे ऑर्डर पेयर लिख लेंगे, R, B, R, C। तो आप देख सकते हो P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था A क्रॉस B, B क्रॉस A के इक्वल तभी हो सकता है जब A = B हो। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। लेट A, एक सेट दे रखा है, देखो A सेट क्या है, 1, 2, 3। ठीक है, और B सेट दे रखा है हमको 3,4, और एक सेट C दिया हुआ है 4, 5, 6, 4, 5, 6। ठीक है, फाइंड। तो देखो पहले पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये आपको पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है, और सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट में बच्चों आपको कैलकुलेट करना है A क्रॉस B यूनियन C, और फोर्थ पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब इसको ध्यान से देखो, अगर आप शुरू के 2 पार्ट को देखोगे तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये पढ़ा था क्या, कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये दोनों हमने इक्वल पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, प्रॉपर्टी। और A क्रॉस B यूनियन C किसके इक्वल पढ़ा था, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, तो देखो इसका पहला और दूसरा पार्ट तो मैं खुद करूँगा। ठीक है, और उस समय पता भी चल जाएगा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होते हैं, ये इक्वल आ जाएंगे। और थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले मैं B इंटरसेक्शन C है ना, A को लिख लेता हूँ। A कितना दे रखा है हमको, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, और हमें B इंटरसेक्शन C कितना दिया हुआ है, B इंटरसेक्शन C कैलकुलेट कर लेंगे। B और C में कॉमन क्या है, सिर्फ 4 कॉमन है, तो ये 4 आ जाएगा। तो मुझको क्या कैलकुलेट करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है B इंटरसेक्शन C से, मतलब पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B इंटरसेक्शन C का। तो 1,4 कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, 2,4
और 3,4। आई बात समझ में? अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका सेकंड पार्ट करना है ना। इसमें क्या करना है, A क्रॉस B का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है A क्रॉस C से। तो पहले कैलकुलेट करेंगे A क्रॉस B, ठीक है। A क्रॉस B में पहला एलिमेंट A का बनने वाला है और दूसरा एलिमेंट B का बनने वाला है। A क्रॉस B निकालते हैं। A सेट क्या है 1 2 3, B क्या है 3 4। तो ये आ जाएगा बच्चों 1,3, ठीक है। 1,3 1,4, इसी तरीके से 2,3 2,4 और इसी तरीके से 3,3 3,4, ठीक है। A क्रॉस B हो गया। उसके बाद A क्रॉस C, A क्रॉस C, पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट C का। क्या हो जाएगा 1,4 1,4 1,5 एंड 1,6, ठीक है। 2,4 2,5 2,6, इसी तरीके से 3,4 3,5 3,6, ठीक है। A क्रॉस B लिख लिया, A क्रॉस C लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, मतलब कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। देखते क्या क्या एलिमेंट कॉमन है। 1,3 क्या इसमें है, नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट लिख लेना। 1,4 इसमें भी है, आ जाएगा 1,4। इसी तरीके से 2,3 नहीं है, ठीक है। 2,4 दोनों में है तो 2,4। आगे 3,3 नीचे वाले में नहीं है, 3,4 दोनों में है, 3,4, ठीक है। तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आप देख सकते हो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल आया है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से, ठीक है, ठीक है। तीनों के तीनों एलिमेंट दोनों सेट्स है ना, पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी इक्वल आए हैं। तो यहाँ से हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूफ हो जाता है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप खुद प्रूफ करोगे, जिसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट को, और दिखोगे ये दोनों भी क्या आने वाले हैं, इक्वल आने वाले। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में बच्चों इफ P एक सेट दिया हुआ है 1,2, ठीक है। फ्रॉम द सेट फाइंड P क्रॉस P, तो ये हमें कैलकुलेट करना है P क्रॉस P, ठीक है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, P क्रॉस P के ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो पहले हम P क्रॉस P फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करो, P को ही एक बार और लिख लो, क्योंकि P क्रॉस प्रोडक्ट P के साथ करनी है। तो P को आप इस तरीके के केस में क्या कर लिया करो, इसी सेट को दोबारा आगे लिख लेंगे 1,2, ठीक है। तो P क्रॉस P में पहला एलिमेंट भी P का होगा, दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा बच्चों, P का ही होगा। तो 1,1 1,1 1,2 1,2 है ना, सारे पॉसिबल ऑर्डर पे लिखेंगे। पहला एलिमेंट भी P का, दूसरा भी P का। 2,1 एंड 2,2, ठीक है। तो ये P क्रॉस P हो गया और P क्या है 1,2। अब क्या करो, इस P की इनसे फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, P की प्रोडक्ट कर लो P क्रॉस P से। तो पहला एलिमेंट P का लिखेंगे, दूसरा P क्रॉस P का। तो 1 इसको लॉक कर लेंगे पहले, कॉमा 1,1 ऑर्डर ट्रिपलेट है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट बन जाएगा। 1, P क्रॉस P का एलिमेंट 1,2। इसी तरीके से 1, 2,1 1, 2,1 1, 2,2 अब 2 के साथ पेयर बना लेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बना लेंगे 2 के साथ। 2, पहला एलिमेंट 1,1 2, 1,2 2,1,2 2,2,1 2,2,1 एंड 2,2,2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखेंगे इसको। इफ R रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स का सेट क्या है R, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एक तरीके नंबर इमेजिनरी नंबर्स हम पढ़ेंगे आगे चल के चैप्टर्स में, जो नंबर्स है ना इमेजिनरी होते हैं, जिनको हम इमेजिन करते हैं, पॉसिबल नहीं होते, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, वरना सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो रियल नंबर्स होते हैं, मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो आपने पढ़ा होगा ना, 0 1 इस तरीके से इनफाइनाइट, इधर -1 -2 ये +2 मान लो इधर,
ठीक है, इधर इनफाइनाइट तक, इधर माइनस। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर, जैसे इनके बीच का नंबर मैं लिखूँ क्या बन जाएगा 0.5, इन दोनों के बीच का 0.25। इसी तरीके से हर एक, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सभी प्रकार के नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखो आर क्रॉस आर, अगर मैं आर की कार्टेशियन प्रोडक्ट आर के साथ लेता हूँ तो इसको मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकता हूँ, ए कोमा बी सच। इसको देखो लिख तो सकते नहीं भाई, रियल नंबर क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, तो आर क्रॉस आर भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट ही होने वाला है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट तो नहीं लिख पाओगे आप, कैसे लिखोगे, क्योंकि हर दो रियल नंबर के बीच में बच्चों इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे आर क्रॉस आर को, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो मैंने लिख दिया। इसी तरीके से आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी सच दैट ए भी रियल नंबर होगा, बी भी कोई रियल नंबर हो सकता है, सी भी कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक कोई भी ऐसा ऑर्डर ट्रिपलेट है जिसमें तीनों रियल नंबर, जैसे मैं एक लिख सकता हूँ 1.2, 3.22 है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ 4.2223 इस तरीके से। तो देखो तीनों रियल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, इसका एलिमेंट हो जाएगा है ना। जितने भी पॉसिबल आप ऑर्डर ट्रिपलेट बना सकते हो ना, इनफाइनाइट एलिमेंट बन सकते हैं इसमें भी। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो आर क्रॉस आर को, तो देखो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स डैश, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाई और नीचे ये वाई डैश। तो देखो यहाँ कुछ नंबर लिखे 1 2 3 1 2 3 है ना, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, -1 -2 ऐसे नीचे तक चलते चले जाएंगे, इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो देखो मैंने ये दो डायमेंशन बनाई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ क्या मान लो, ये रियल नंबर। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं आर क्रॉस आर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ बच्चों, आर क्रॉस आर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इधर भी आर है और इधर भी क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, ये निगेटिव में रियल नंबर है। तो देखो ये एक प्लेन बन गया मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो आर क्रॉस आर का हमने क्या बना लिया, एक प्लेन बना लिया, इधर भी रियल नंबर्स और ये भी रियल नंबर्स का। तो इस प्लेन में मैंने कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा 1,1। तो ये भी देखो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट से, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब मैंने इनके बीच में एक पॉइंट देखा, क्या है ये, मान लो 1.5 था, और इससे थोड़ा ऊपर मैंने यहाँ से थोड़ा ऊपर मैंने एक पॉइंट देखा, ये था कितना 2.2 था, मान लो 2.2 था। तो देखो 2.2 1.5 इनको मिलके मैंने एक पॉइंट बनाया है यहाँ पर। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1.5, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2.2। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आर क्रॉस आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों रियल नंबर है। मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आपके पास 2 डायमेंशन प्लेन है, देखो ये एक प्लेन बन गया, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके क्या बनाती हैं, 2 एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाती हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो इन्होंने मिलके ये प्लेन बना लिया। अब इस प्लेन में मैं कहीं भी कोई पॉइंट ले लूँ, ये कोई पॉइंट ले ले, इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, दोनों ही क्या होंगे भाई, ये भी नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है, तो दोनों के दोनों कोई ना कोई रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये कितना है, -2.4 है, कोमा वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1.9 है। ठीक है, तो -2.4 कोमा 1.9, ये भी क्या बन गया, आर क्रॉस आर का एलिमेंट बन गया। मतलब आप अगर एक 2 डायमेंशन प्लेन पर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट, ये भी ऊपर इनफाइनाइट चली जाएगी, ये भी इधर भी, तो इस 2 डायमेंशन प्लेन पर जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, आर क्रॉस आर के एलिमेंट होंगे। कहीं पर भी पॉइंट लगा लीजिए सारे, है ना, कहीं पर भी पॉइंट लगा लीजिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सबके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ऑल दी पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ आर क्रॉस आर। देखो आंसर इसका इतना भी चल सकता था, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आर क्रॉस आर का क्या मतलब है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इधर नोट कर लीजिए जल्दी इसको। देखेंगे आर क्रॉस आर का क्या मतलब है, आर क्रॉस आर। तो देखो भी मेरे को 3 डायमेंशन माननी पड़ेंगी, है ना। जैसे मैंने एक एक्सिस ये मानी, एक एक्सिस, अब एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस और मानी, इस तरीके का एक सिस्टम मानना पड़ेगा। एक्स एक्सिस प्लस इधर माइनस, इमेजिन कर लो, ऊपर वाई नीचे -y, इधर z पीछे -z।
ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये एक एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और देखो क्योंकि ये प्लेन है तो इस पर 3 एक्सिस बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 3 एक्सिस बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, स्पेस चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा स्पेस था, खाली जगह थी, मैंने ऐसे बना दी थी एक्स वाई और बाहर की तरफ जेड। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए समझने के लिए मान लेते हैं हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया 1, 2, 3, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट होगा और तीसरा जेड कोऑर्डिनेट। तो ये पूरा जो पॉइंट बनेगा ये एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको फिजिक्स में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही जेड एक्सिस मान ली। एक्स एक्स पॉइंट क्या माना हमने, कोई भी 1, 2, 1, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस में कितना चले 1, वाई एक्सिस में कितना 2, तो यहाँ पर देखो ये 1 मान लो, यहाँ पर 1, 2 मान लो, और इस पर जो बाहर की तरफ है ना, इसको इमेजिन करिए, जो बाहर की तरफ ये एक्सिस आ रही है, इस पर कोई पॉइंट ये मान लो 1 यहाँ तक, ठीक है। तो x में 1, y में 2, z में 1, x में 1, y में 2, z में 1। तो देखो यहाँ स्पेस में आप 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को किसी प्लेन से बांध के नहीं रख सकते, जैसे यहाँ पे सारे हमने इस बोल्ड के प्लेन में लगा दिए थे पॉइंट। यहाँ पर x, y और एक ऊपर की तरफ आएगा पॉइंट, तो इस पॉइंट का नाम क्या है 1, 2, 1। ऐसे ही 2, 2, 2, x में 2, y में 2, z में 2। तो यहाँ देखो स्पेस में एक पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं 2, 2, 2, ठीक है। तो देखो इसको वैसे तो प्लेन में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम 3 डायमेंशन को, तो ये एक एक्सिस मान लेते हैं अंदर की तरफ, ये बोल्ड के अंदर की तरफ मान लो, इसको बोल्ड के बाहर की तरफ, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स, वाई और जेड बच्चों 3 एक्सिस मिलके हमारा पूरा स्पेस बनाती है। मतलब हमारे स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, जैसे यहाँ मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो इस पॉइंट का अगर ये एक्स एक्सिस है तो कोई इसका इससे परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पर, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मान लो ये, तो देखो इस पॉइंट का कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, इस पॉइंट का कोई अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो तो कोई वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, और अगर यहाँ से आप जेड एक्सिस मानते हो तो इस पॉइंट का कोई जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। इसको आगे फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मेरे ख्याल से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि अभी आपने 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है, या फिजिक्स में 3 डायमेंशन सिस्टम नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, कन्फ्यूज मत होइए, इस तरीके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मैं समझाने के लिए था। तो अगर हमारे पास कोई स्पेस के अंदर हमने कहीं पर भी एक इस तरीके सिस्टम मान लिया, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, किधर भी मान सकते हो, तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। स्पेस में कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर मैं लोकेट करता हूं तो वो इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट बनेगा, और तीनों के तीनों क्या है, ये रियल एक्सिस है, रियल नंबर की एक्सिस। तो स्पेस में हर एक पॉइंट r क्रॉस r क्रॉस r के एलिमेंट को डिनोट करेगा। आई बात समझ में? तो इसको मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आने नहीं वाले आपके मैथ में, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लिखेंगे ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंट r क्रॉस r, ठीक है। तो r क्रॉस r में तो क्या आता है, 2 डायमेंशन, तो 2 डायरेक्शन मिलके क्या बनाती है बच्चों, एक प्लेन बनाती है। तो ये मैंने बोल्ड का प्लेन मान लिया था ना, तो x और y कोऑर्डिनेट के तो सारे पॉइंट्स हम यहाँ लगा सकते हैं बोल्ड के प्लेन में। लेकिन अगर मैं एक एक्सिस और बना दूंगा तो वो 3 डायरेक्शन है ना, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाएंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो उस केस में जो पॉइंट्स होंगे वो बोल्ड के प्लेन में भी होंगे, बाहर भी होंगे, पीछे भी होंगे, स्पेस में हर एक पॉइंट इस 3 डायमेंशनल प्लेन का पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक एग्जांपल और रहा है, उसको भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। इफ a क्रॉस b हमको दिया हुआ है, क्या है वो, p, q, r, m, q एंड m, r, ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है, फाइंड, पता करो a एंड b, ठीक है। तो देखो a क्रॉस b दिया हुआ है, a एंड b पता करना है। a एंड b क्या है, सेट है, तो किस सेट की क्रॉस प्रोडक्ट है। तो बहुत आसान है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट के जो सभी एलिमेंट्स हैं इनका है ना क्या है, ऑर्डर पेयर है। इन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या होगा, a का होगा, सेकंड b का। तो a सेट में इनके पहले एलिमेंट लिखो, p है पहला एलिमेंट तो p को लिख दो। p क्या होगा, a सेट से ही तो आया होगा, q है, ठीक है, p q। एक मिनट, p क्रॉस q चेक कर लेता हूँ इसको मैं एक बार, p क्रॉस q, एक मिनट, p क्रॉस r, इसको ठीक कर लो बच्चों, p, q, p, r, m, q, m, r, ठीक है। तो देखो p हो गया पहला एलिमेंट, ये भी p है, तो a की बार लिखो, सेट में तो एलिमेंट को a की बार लिखते हैं, m,
तो m, तो p m मिलके क्या बना, a सेट बना, और b सेट क्या हो जाएंगे, सेकंड वाले एलिमेंट q, r, फिर से q r है तो एक ही बार लिखेंगे। तो a और b हमें मिल गए, देखो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 2 की गुणा 2 से कर लो, 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4 एलिमेंट बने। ठीक है, तो जो भी पहले एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के वो ए के एलिमेंट होंगे, बाद जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होंगे वो बी के एलिमेंट होंगे। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं, करते हैं एक्सरसाइज। यस, आगे देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सारे खुद ही कर पाएंगे। देख लेते हैं, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है बच्चों, x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3। ठीक है, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है, क्यों भैया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, x/3 + 1 = किसके हो जाएगा, 5/3 के। देखो एक मैं फाइंड करके बता रहा हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे। y-2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, इसको धर ले जाओ, x/3 = 5/3 - 1, एलसीएम ले लो बच्चों, ये 2/3 बचेगा, 3 इधर पहुँच जाएगा, 5 - 3 2/3, x/3, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू खुद कैलकुलेट करेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A कितने हैं, 3, और सेट B दे रखा है, B सेट कितना दे रखा है, 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A.B। देखो A.B का मतलब भी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, मतलब A क्रॉस B A.B का सेम मतलब होता है। फिजिक्स में इसका मतलब अलग अलग होता है, डॉट का क्रॉस का मैथ में सेम मतलब होता है ना, A.B का भी सेम ही मतलब है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A.B है ना, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, याद रखना वेक्टर में इनका मतलब डिफरेंट हो जाता है डॉट का क्रॉस का, यहाँ पर रिलेशन फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीच में डॉट लगाइए चाहे क्रॉस, दोनों का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और वेक्टर हम मैथ में भी पढ़ने वाले हैं आगे चल के, याद रखेंगे, 12th क्लास में वेक्टर की स्टडी करेंगे हम। चलो, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए ये रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं बी लिखूँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 ही हो जाएंगे, तो A.B में एलिमेंट कितने, 3 × 3 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, जी सेट दे रखा है 7, 8, H कितना 5, 4, 2, 5, 4, 2, हमें क्या फाइंड करना है, G क्रॉस H और H क्रॉस G। ठीक है, तो G क्रॉस H मैं कर रहा हूँ, H क्रॉस G आप खुद कर लेंगे ना, ऑर्डर उल्टा कर देंगे, पहला एलिमेंट H का हो जाएगा, दूसरा G का, तो G क्रॉस H का पहला एलिमेंट G का 7, दूसरा H का 7, 5, 7, 4, बहुत सिंपल है ये, है ना, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2। इसी तरीके से H क्रॉस G आप खुद फाइंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो करेक्ट करके लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या क्वेश्चन है आगे। पहला पार्ट देखते हैं इसका, क्या दे रखा है, इफ P इक्वल टू, एक मिनट, इफ P इक्वल टू दे रखा है बच्चों M, एंड Q इक्वल टू N, M, देन P क्रॉस Q क्या है, M, N, M। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप देख सकते हो P में एलिमेंट कितने हैं, 2, Q में कितने हैं, 2, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे, 2 दूनी 4 होने चाहिए, इसमें कितने हैं, 1 और 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, N क्रॉस M, तो बच्चों स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, तो P क्रॉस Q को दोबारा लिखो करेक्ट करके, M, N है ना, सारे ऑर्डर पे लिखो, M, M, N, N एंड N, M, तो ये करेक्ट करके लिख दिया हमने इसको, P क्रॉस Q लिख दिया ठीक करके। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे, ये क्या हो गया, इसमें बच्चों करेक्शन हो गया, करेक्शन, ये इसका करेक्शन हो गया। सेकंड देखेंगे, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y। बिल्कुल ठीक है, A एंड B क्या है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं, तो A क्रॉस B भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, A क्रॉस B भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, और उसमें ऑर्डर पेयर क्या होंगे, X, Y, सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। सही बात है भैया, पहला एलिमेंट A से बिलोंग करेगा, दूसरा
बी से बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में। तो ट्रू स्टेटमेंट है सेकंड वाला। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, थर्ड देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 1,2, बी इक्वल टू 3,4। ए क्या दे रखा है 1,2 दे रखा है और बी क्या दे रखा है 3,4 दे रखा है। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू 5, क्या ये 5 के इक्वल होगा? तो करके देख लेते हैं। अब देखो ठीक है, तो ठीक है स्टेटमेंट ट्रू है, चेक कर लो चाहे आप। बी इंटरसेक्शन 5 कितना हो जाएगा भैया, 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लो तो 5 ही आ जाएगा। तो ए की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, बी इंटरसेक्शन 5 भी 5 होता है, और 5 के साथ किसी की भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो 5 ही आती है। आए बात समझ में? चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, अरे चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे ए क्रॉस ए कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, नोट कर लो इसको जल्दी, क्योंकि इतनी जगह में आएगा नहीं क्वेश्चन ये। यस, देखते बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, एक सेट ए आपको दिया हुआ है -1,1 और हमको क्या करना है ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को ही 2 बार लिख लो, एक बार और लिख लो यहाँ पर, है ना, इससे क्रॉस प्रोडक्ट लिखने में आसानी होती है। तो ए क्रॉस ए -1 का पेयर बनेगा -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, ठीक है, -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ 1, -1 एंड 1, 1। तो ए क्रॉस ए लिख लिया। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ और ले लो, ए इंटू ए क्रॉस ए। ठीक है, तो पहला एलिमेंट ए का ले लेंगे और दूसरा एलिमेंट ए क्रॉस ए का। तो इसके साथ इसका पेयर बनाएंगे -1, ट्रिपलेट बन जाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। -1 के साथ इसको लिखेंगे -1, -1, 1। अब -1 के साथ थर्ड एलिमेंट को -1, 1, -1 के साथ 4 एलिमेंट को 1, 1 है ना, आप 1 के साथ लिखेंगे तो 1, -1, इसी तरीके से 1 के साथ 1, -1, 1 के साथ थर्ड एलिमेंट को 1, 1, और 1, 1। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे इसके ऑर्डर ट्रिपलेट लिख दिए हैं। चेक कर लेते हैं। देखो ए में कितने एलिमेंट हैं 2, तो ए क्रॉस ए मतलब 2 × 2 8 एलिमेंट होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस भी लिखा हुआ है क्या, a, x, a, y, आगे b, x एंड b, y। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a एंड b। तो a क्या हो जाएंगे, a इसके सभी ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट लिख लो, a है, रिपीटेशन तो होती नहीं सेट में, a को एक ही बार लिखेंगे, और b है। इसी तरीके के b के एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट x, y। ठीक है, तो 2 दूनी 4, a क्रॉस b में 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए दे रखा है आपको 1, 2, ठीक है, बी आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, और सी दिया हुआ है 5, 6, और जो है आपको डी सेट दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। वेरीफाई दैट, हमको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस। देखो पहला पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा ही हमने कुछ किया था ना एग्जाम्पल में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल किया था। तो पहला पार्ट आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट इसका मैं करा देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट में हमको क्या शो करना है, ए क्रॉस सी इज सबसेट, है ना, क्या है ये, सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो ए क्रॉस सी कैलकुलेट कर लो, ए क्रॉस सी कैलकुलेट कर लो। ए क्या है 1, 2, सी क्या है 5, 6। ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा 1, 5 है ना, 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब क्या कैलकुलेट करना है, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी, बी में कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, डी में 1, 2, 3, 4 जो 16 एलिमेंट बनेंगे। तो 1 के साथ है ना, सबका पेयर बनाओ पहले, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। इसी तरीके से 2 के साथ सबका पेयर बनाओ, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। इसी तरीके से 3, 5, 3, 6,
3,7, 3,8 और 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ठीक है, तो 4 चौक 16 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट हो गए। अब हमें क्या बताना है, इसका सबसेट बताना था, तो चेक कर लो। 1,5 है, इसमें भी है, 1,6 इसमें भी है, 2,5 है, 2,6 भी है। तो A क्रॉस C के सभी एलिमेंट्स B क्रॉस D में हैं, तो A क्रॉस C सबसेट हो जाएगा B क्रॉस D का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। A इक्वल टू, A हमें दिया हुआ है क्या 1,2, B दिया हुआ है 3,4। राइट A डॉट B, तो पहले A डॉट या A क्रॉस कुछ भी बोल सकते हो, A डॉट B को लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। उसके बाद क्या है, हाउ मैनी सबसेट विल A डॉट B है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये तो आप पहले कर ही चुके हो। A डॉट B एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो इसके टोटल पॉसिबल सबसेट क्या होंगे। सबसेट क्या होते हैं बच्चों, जो पावर सेट में एलिमेंट होते हैं। तो इसके मुझे सारे सबसेट्स के नंबर बताने हैं, तो मैं क्या बता दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A डॉट B। और उसका फॉर्मूला कितना, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। भैया एक सेट ही तो बन गया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। इसके सारे के सारे सबसेट्स क्या होंगे, जितने इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे। पहला चैप्टर तो मत भूलना भाई, रिलेशन एंड फंक्शन में पहले चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ हमें करना है। आप देख सकते हो सेट का कितना ज़्यादा यूज़ हम कर रहे हैं, बिना सेट के रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। आई बात समझ में, ठीक है। तो सेट को अच्छे से याद रखना, तभी आप रिलेशन फंक्शन कर पाओगे। तो कितने हो जाएंगे, 16 एलिमेंट हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन, A एंड B बी 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ A कितने हैं, 3 हैं। देखो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बेसिक है। नंबर ऑफ B कितने हैं, 2 हैं। इफ यदि क्या कह रहे हैं ये देखो, x, 1 y, 2 z, 1 आर इन A क्रॉस B। ये क्या हैं, एलिमेंट हैं A क्रॉस B के। ठीक है, तीनों के तीनों x, 1 y, 2 z, 1 क्या है, एलिमेंट है A क्रॉस B के। वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, इसमें करना क्या है, हमको कुछ दिया ही नहीं हुआ इसमें तो। अच्छा लिस्ट नहीं, सुसेट, अच्छा बीच में लिखा है देखो, फाइंड A एंड B। A एंड B को हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो B में 2 एलिमेंट हैं, A में 3 एलिमेंट हैं। तो ध्यान से देखो, A क्रॉस B के जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, उसमें से जो पहला एलिमेंट होता है वो A का होता है हर ऑर्डर पेयर का, जो दूसरा एलिमेंट वो B का। तो A के एलिमेंट कौन कौन से हो गए, पहला एलिमेंट X, इसका पहला एलिमेंट Y, इसका पहला एलिमेंट Z। 3 ही ऑर्डर पेयर दिए थे, तो 3 एलिमेंट हमें पता चल गया। टोटल एलिमेंट कितने, वे भी 3 हैं, तो तीनों ये हो जाएंगे। इसी तरीके से B सेट को अगर मैं लिखूं, तो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 2, अगेन 1 रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो B में एलिमेंट कितने थे, 2, दोनों ये हमें मिल गए। आई बस में इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा 9 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और बचा है, बस नोट कर लीजिए इसको जल्दी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A कितने हो गए बच्चों, 9 हो गए। अमोंग विच आर फाउंड, उसमें से कुछ एलिमेंट क्या है, -1, 0 है, और एक एलिमेंट क्या मिला, 0,1। ये किसके एलिमेंट मिले, A क्रॉस A के। तो फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो हमें A सेट फाइंड करना है, उसके रिमेनिंग एलिमेंट बताने हैं। तो देखो A क्रॉस A में बच्चों कितने एलिमेंट हैं, 9। मुझे पता है नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस A क्या होता है, पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू सेकंड सेट के, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, क्योंकि A क्रॉस A में दोनों सेट क्या है, A ही तो है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या हो जाएगा, A क्रॉस A के एलिमेंट हो जाएंगे। वो कितने हैं, 9। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है भाई, A में एलिमेंट 3 है, जब तो A क्रॉस A में कितने, 3 3 9 हो जाएंगे। तो मुझे ये तो पता चल गया A में कितने एलिमेंट होंगे, 3। वो होंगे कौन कौन से, तो एक क्लू यहाँ दे रखा है। अभी देखो A क्रॉस A का ये एलिमेंट्स हैं, तो पहला एलिमेंट भी A सेट का होगा, दूसरा भी A का होगा। तो A सेट मुझे लिखना है, A सेट से क्या बिलोंग करेगा, -1। दूसरा एलिमेंट क्या है, 0,
क्योंकि -1,0 एक रो ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब पहला एलिमेंट भी ए का होगा, दूसरा भी ए का होगा, तो 0 भी ए सेट का ही एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर 0 भी ए का है और 1 भी ए का है। आई बात समझ में? तो एक रो ए के रिलेटेड ऑर्डर पेयर के सभी एलिमेंट ए से ही तो बिलोंग करेंगे। तो देखो तीनों एलिमेंट मिल गए, -1 0 1। ठीक है, तो यहाँ बच्चों एक्सरसाइज हो जाती है हमारी खत्म। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ध्यान से बेसिक क्लियर करते हुए चलिए ताकि आप आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से कर पाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।